नमस्कार। चलिए आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें देश की प्रगति, चुनौतियों और उम्मीदों के बारे में क्या बताती हैं। तो सवाल ये उठता है कि सिर्फ एक दिन की खबरें किसी देश के भविष्य के बारे में क्या बता सकती हैं। अच्छा, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम 24 और 25 अक्टूबर 2025 की कुछ अहम घटनाओं को देखेंगे और समझेंगे कि इनसे भारत की कहानी कैसे बनती है। तो हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और तरक्की की। दुनिया में भारत की क्या जगह है, पर्यावरण को बचाने के लिए क्या हो रहा है, और साथ ही वीरता, सम्मान और संस्कृति पर भी नजर डालेंगे। आखिर में कुछ श्रद्धांजलि और हाँ, एग्जाम्स के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स भी होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस से। देखते हैं कि आने वाले कल की नींव कैसे रखी जा रही है। देखिए, तरक्की ना दो स्तरों पर एक साथ हो रही है। एक तरफ तो केरल में पानी के नीचे सुरंग जैसे बड़े बड़े फिजिकल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और दूसरी तरफ दवाइयों की सुरक्षा के लिए ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम जैसे जरूरी डिजिटल सिस्टम्स भी तैयार किए जा रहे हैं। मतलब जमीन पर भी और डिजिटल दुनिया में भी काम जोरों पर है। और ये जो केरल की अंडर वाटर टनल है ना, इसकी लागत देखिए, 2672 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि देश के कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। अच्छा, सिर्फ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि सेफ्टी और इनोवेशन पर भी जोर है। जैसे ट्रेनों की सेफ्टी के लिए कवच 4.0 सिस्टम आ रहा है, और दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है ताकि डिफेंस टेक्नोलॉजी में रिसर्च और इनोवेशन को और बढ़ावा मिल सके। तो देश के अंदर तो ये सब हो रहा है, लेकिन दुनिया के मंच पर भारत की क्या भूमिका है? चलिए अब बात करते हैं डिप्लोमेसी, ट्रेड और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की। हर तरफ हलचल है। आप देखिए, प्रधानमंत्री आसियान समिट में हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं भूटान जैसे पड़ोसियों के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट पर जरूरी बैठकें हो रही हैं। इतना ही नहीं, अदानी पावर का प्लांट अब बांग्लादेश को बिजली देगा। और हाँ, गाजा शांति समझौते पर भी भारत ने अमेरिकी पहल को एक सही कदम बताया है। मतलब हर लेवल पर डिप्लोमेटिक एक्टिविटी जारी है। और इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर ये है कि भारत और अमेरिका एक बड़े ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत बहुत करीब हैं। अगर ये हो जाता है तो ये दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई जल्दबाजी है। सरकार का रुख एकदम साफ है, जैसा कि पीयूष गोयल के इस बयान से पता चलता है। उन्होंने साफ कहा, हम किसी भी व्यापार समझौते में जल्दबाजी करने के लिए सिर पर बंदूक रखकर दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब देश का हित सबसे पहले है, स्पीड नहीं। तो एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है और दूसरी तरफ देश की जो अनोखी कुदरती विरासत है उसे बचाने पर भी पूरा फोकस है। और इसकी एक मिसाल है ये नंबर 718। ये भारत में पहली बार हुई गिनती में पाए गए स्नो लेपर्ड्स की संख्या है। देखिए, किसी भी चीज को बचाने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि वो है कितना। तो ये नंबर कंजर्वेशन के लिए एक बेहद जरूरी शुरुआती पॉइंट है। और जब हम इन आंकड़ों को और करीब से देखते हैं तो पता चलता है कि लद्दाख इस प्रजाति के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। कुल 718 में से 477 अकेले लद्दाख में हैं। ये डेटा इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के #23 for 23 कैंपेन के तहत इकट्ठा किया गया है, जो दिखाता है कि संरक्षण के प्रयास कहाँ फोकस करने हैं। अब संरक्षण का मतलब सिर्फ गिनती करना नहीं है, बल्कि नई नई तकनीकें अपनाना भी है। जैसे ये बोमा टेक्निक, इसमें जानवरों को एक खास तरह के बाड़े में लाया जाता है। और अब तो मध्य प्रदेश में पहली बार हेलीकॉप्टर की मदद से इसका इस्तेमाल किया गया काले हिरण और नीलगाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ये इंसान और जानवरों के बीच के टकराव को कम करने का एक इनोवेटिव तरीका है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर चिंता है। देखिए, तुवालू, एक छोटा सा देश जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो अब IUCN का 90वां सदस्य बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे छोटे देश भी पर्यावरण के खतरों से लड़ने के लिए ग्लोबल मदद चाहते हैं। चलिए अब इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से हटकर उन चीजों की बात करते हैं जो किसी देश के चरित्र को दिखाती हैं, जैसे सेना का सम्मान, अपनी संस्कृति का जश्न और खेलों में मिली शानदार जीत।
यहाँ भी दो खूबसूरत तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ जैसलमेर में शौर्यवन का उद्घाटन हुआ, जो एक लाइट एंड साउंड शो के जरिए हमारे सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है, और दूसरी तरफ गुरु गोबिंद सिंह जी के 300 साल पुराने पवित्र जोड़े साहिब की गुरुचरण यात्रा दिल्ली से पटना के लिए शुरू हुई। ये दोनों ही चीजें हमें हमारे इतिहास, बलिदान और आस्था से जुड़ती हैं। और फिर बात करते हैं खेल की। 2025 के एशियन यूथ गेम्स में कबड्डी में भारत ने डबल गोल्ड जीता, लेकिन दोनों जीतों की कहानी एकदम अलग थी। महिला टीम ने तो ईरान को 75-21 से रौंद दिया, जो यूथ गेम्स के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। वहीं पुरुष टीम की जीत 35-32 से हुई, जो एक बेहद कड़ा और रोमांचक मुकाबला था। एक तरफ दबदबा तो दूसरी तरफ जबरदस्त संघर्ष। अब उन लोगों को याद करने का समय है जिन्होंने अपने काम से देश पर एक गहरी छाप छोड़ी। हम आज दो महान हस्तियों को याद कर रहे हैं। एक पीयूष पांडे जी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और भारतीय विज्ञापन का जनक भी कहा जाता है। ओगिलवी इंडिया में उनका काम सच में क्रांतिकारी था। और दूसरे एकनाथ वसंत चिटनिस जी, 100 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। वो इसरो के एक बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे और डॉक्टर विक्रम साराभाई के आखिरी जीवित साथियों में से एक थे। सोचिए, एक ने देश की क्रिएटिव आवाज को शक्ल दी, तो दूसरे ने देश के स्पेस प्रोग्राम की नींव रखने में मदद की। उनका योगदान वाकई बहुत बड़ा है। और चलिए, अब उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज की खबरों से कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये 4 बातें ध्यान में रखिएगा। पहला, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। इस बार 80वीं वर्षगांठ थी। दूसरा, दिल्ली में बलबन का मकबरा, ये इसलिए खास है क्योंकि भारत में पहला सच्चा मेहराब और गुंबद यहीं देखने को मिलता है। तीसरा, 2025 का साखारोव पुरस्कार आंद्रेस पुग्जोबुत और मिर्जा अम्माग्लोबेली को मिला है। ये EU का सबसे बड़ा मानवाधिकार सम्मान है। और चौथा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत अहम टॉपिक, जो बंटवारे से पहले एक संयुक्त भारत के लिए था। तो जब हम इन सब चीज़ों को एक साथ देखते हैं, नई टेक्नोलॉजी, ग्लोबल डिप्लोमेसी, पर्यावरण को बचाने की कोशिशें और अपने संस्कृति का जश्न, तो 2025 का भारत कैसा नजर आता है? ये सारी कड़ियां मिलकर एक बहुत बड़ी और दिलचस्प तस्वीर बनाती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि देश आखिर किस दिशा में जा रहा है।